Hello class 10 students. Welcome to today's online class of physics, and today we are going to understand and discuss about the topic electrical power in chapter 12 electricity. In our previous class we studied about mixed combination, in which we saw that series combination and parallel combination are together there in the circuit. Then how we are going to solve it, how we are going to deal with it. तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। मगर उसके पहले जो छोटी सी एक पॉइंट थी कि हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं उसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिसएडवांटेज होते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन सीरीज सर्किट if one electrical appliance stops working due to some defect, then all other appliances also stop working because the whole circuit is broken. Of course, सीरीज सर्किट में होता क्या था, सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ एक लाइन में कनेक्ट रहते थे, एक लाइन में कनेक्ट रहते थे। तो अगर एक रेजिस्टेंस से कुछ खराबी आ जाए, एक रेजिस्टेंस मतलब एक अप्लायंस में कोई खराबी आ जाए, तो करंट आगे नहीं बह पाएगा, और आगे नहीं बहा तो कोई भी अप्लायंस उसमें काम नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर सीरीज कनेक्शन रखा जाए सारे अप्लायंसेस का और एक भी अप्लायंस खराब हो गया, एक भी अप्लायंस ठीक से काम नहीं किया, तो सारे अप्लायंसेस, सारे मशीन, सारे अप्लायंसेस बंद हो जाएंगी। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। दूसरा हुआ, इन द सेम वे in the series circuit all the electrical appliances have only one switch due to which they cannot be turned on or off separately. It means that series combination की सर्किट आपको याद आ रही हो तो देखिएगा, ये याद देखिएगा इसमें कि क्या होता था कि सारे रेजिस्टेंसेस एक साथ कनेक्टेड रहते थे एक लाइन में, और अगर आपको कोई भी अप्लायंसेस अगर असल में होते क्या है, वो उनमें कुछ रेजिस्टेंस होता है जो हमारे काम आएंगे, या तो वो कोई किसी प्रकार का मैकेनिकल वर्क करेंगे, या लाइट पैदा करेंगे, या फिर हीट पैदा करेंगे। अप्लायंसेस होते क्या है, रेजिस्टेंस होते हैं। ये सारे रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड रहते थे, सीरीज कनेक्शन में सीधे सीधे लाइन से कनेक्टेड रहते थे। अब अगर इनमें कोई खराबी आ जाती थी पहले पॉइंट के अनुसार, तो सारे बंद हो जाएंगे। वैसे ही अगर किसी एक स्विच को आपने, एक अप्लायंस को बंद किया, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे अप्लायंसेस लगे हुए तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, करंट रुक जाएगा, आगे बढ़ने से रुक जाएगा वहीं पर, क्योंकि सारे अप्लायंसेस एक दूसरे से लाइन से कनेक्टेड है, सीरीज से कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तीसरा पॉइंट बोलता है कि इन सीरीज सर्किट द अप्लायंस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज as that of power supply line because the voltage is shared by all the appliances. हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा पहला ही पॉइंट था, पहले ही हमने सीरीज सर्किट में देखा था कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस वाज एक्चुअली बीइंग शेयर्ड बाय द रेजिस्टेंसेस। ये जो रेजिस्टेंसेस थे जितने सारे, वो क्या करते थे, इस पोटेंशियल डिफरेंस को शेयर करते थे मतलब अपने अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से अपने अपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते थे, उसी में से शेयर करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि V इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो हमको पावर सप्लाई लाइन या बैटरी से मिल रहा था, वो होता था V1 प्लस V2 प्लस V3। याद आ रही है वाली बात? ये क्यों होता था? क्योंकि जितने पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी जितने रेजिस्टेंसेज हैं, वो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस को शेयर करते थे। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाता था, जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए उस अप्लायंस को, वो नहीं मिल पाएगा अगर वो सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट है तो। और फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन का, सीरीज कॉम्बिनेशन का। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीजेस टू मच ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। हमने देखा था कि रेजिस्टेंस जितने सारे हो, सीरीज कनेक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट, सीरीज कॉम्बिनेशन एक सर्किट में हो तो उनका टोटल रेजिस्टेंस होता था सारे रेजिस्टेंसेस का सम। याद आ रही वाली बात? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस प्रकार से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता था। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रुकावट बढ़ जाएगी, तो करंट बहुत कम फ्लो होगा।
करंट बहुत कम फ्लो होगा, और फिर उसके बाद करंट फ्लो कम होने से सारे अप्लायंसेस प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे जितने करंट उनको चाहिए। सो ये हुए चारों डिसएडवांटेजेस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को कहीं कहीं पे यूज करते हैं जहां पर सर्किट के अंदर, एक ही अप्लायंस के अंदर कभी कभी कुछ छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, उसमें हमें सेम करंट फ्लो कराना है, वहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसका मतलब आप देखे होंगे कभी कभी सीरीज लाइट्स दिवाली के समय हम जलाते हैं, वहां भी थोड़ा सा करंट फ्लो चाहिए रहता है ताकि छोटे छोटे बल्ब्स रहे वो जल सके, वहां भी सीरीज कनेक्शन होता है। कहीं कहीं भी इसका भी यूज होता है, बट डिसएडवांटेजेस ज्यादा है। तो चलो अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या एडवांटेज दिखते हैं हमें? पहला, जहां से हमने पढ़ा था सीरीज के लिए उसी से मिलते जुलते बनाएंगे। इन पैरेलल सर्किट्स, if one electrical appliances stop working due to some defect, then all other appliances keep working normally. It means that सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। हमने देखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस प्रकार से कनेक्टेड रहते हैं सारे रेजिस्टेंस या फिर अप्लायंस, एक दूसरे से ब्रांचेस के फॉर्म में, दो कॉमन नोड्स के बीच में ब्रांचेस में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहते थे। इसका मतलब अगर एक रेजिस्टेंस या एक अप्लायंस ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, तो बाकी में तो करंट फ्लो होते ही रहेगा, क्योंकि उस ब्रांच बस में जाएगा नहीं करंट, बाकी सारे ब्रांचेस में जाएगा। तो ये एक एडवांटेज हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। उसी प्रकार से दूसरा होता है कि इन पैरेलल सर्किट्स ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच due to which it can be turned on or off independently without affecting other appliances. तो जिस प्रकार से पहले वाले पॉइंट में हमने देखा कि अगर एक रेजिस्टेंस या एक अप्लायंस ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ डिफेक्ट आ गया, वो बंद हो गया, तो भी बाकी अप्लायंसेस काम करते रहेंगे क्योंकि करंट उनमें से फ्लो होते रहेगा, सारे ब्रांचेस में कनेक्टेड है। उसी प्रकार से हर किसी अप्लायंस को हम सेपरेट स्विच दे सकते हैं, उस स्विच से वो बंद चालू हो जाएंगे, बाकी सारे अप्लायंसेस या बाकी सारे रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो होते रहेगा जैसा हम चाहेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। तीसरा एडवांटेज होता है पैरेलल सर्किट्स। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट सेम वोल्टेज। सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज मिलता है। याद आ रही है वाली बात? बैटरी से हमने V पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी कनेक्ट किया, वहां से दो नोड्स के बीच में सारे ब्रांचेस से कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, और सारे रेजिस्टेंस को जितना बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है उतना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। क्यों? क्योंकि कॉमन नोड्स के बीच में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अगर आप देखेंगे कि सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में भी 220 वोल्ट में चलने के लिए रेटेड रहते हैं, उनके पीछे लिखे रहता है 230 टू 220 वोल्ट, इतने में चलेंगे वो। और इतना ही सबको सारे अप्लायंसेस को मिलेगा अगर वो पैरेलल में कनेक्ट होंगे। इसीलिए हमारे घर में कौन सा कनेक्शन में सारे अप्लायंसेस लगे रहते हैं, कौन सा कनेक्शन लगे रहता है, वायरिंग किस प्रकार की रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। और चौथा पॉइंट बोलता है इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द ओवरऑल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द हाउस होल्ड सर्किट इज रिड्यूस्ड ड्यू टू विच द करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई इज हाई। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने देखा था कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता था, 1/RT टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस प्रकार से। और जो टोटल रेजिस्टेंस होता था, बनता था सारे रेजिस्टेंस का, वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा रहता था। मतलब कि इतना कम रेजिस्टेंस मिलता है हमें, टोटल रेजिस्टेंस मिलता है हमें जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो। और अगर ऐसा होगा तो करंट रिड्यूस नहीं होता, करंट फ्लो कम नहीं होता, और इस प्रकार से करंट फ्लो कम नहीं होने के कारण जितना करंट बहना चाहिए किसी सर्किट में से, किसी अप्लायंस में से, वो बह जाता है और ठीक से काम करता है वो अप्लायंस। ये हो गया एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस हुए पैरेलल के, डिसएडवांटेजेस हुए सीरीज कॉम्बिनेशन के। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर। पावर, व्हाट इज पावर? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर याद हो तो पावर के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब कितना वर्क डन हो रहा है कितने समय में।
और इसी को जब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड अप एंड वी से दैट करंट इज डूइंग वर्क। क्या हो रहा है, जब करंट फ्लो होता है सर्किट से तो हमें वो करंट क्या करता है, कुछ वर्क करके देता है। कैसे? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है और वो जो कंडक्टर है, वो जो अप्लायंस है, वो क्या करता है, इससे कुछ वर्क करके दिखाता है। या तो हीट पैदा करेगा, या तो कोई मोशन पैदा करेगा, या तो लाइट पैदा करेगा, या साउंड पैदा करेगा, वाइब्रेशन पैदा करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, इसी प्रकार का वर्क करके दिखाएगा। और वो वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब वो जो वर्क हुआ है वो कितने समय में हो पाया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बोले कि एक बच्चा एक काम को करने के लिए ज्यादा समय लगा रहा है और दूसरा बच्चा उसी काम को करने के लिए, लाइक एक बॉक्स को उठा के कहीं ले जाना है, उसमें कम समय लगा रहा है, तो कौन ज्यादा थकेगा? जो कम समय में किया, यानी कि उसने ज्यादा पावर लगाया। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन अपॉन टाइम वाज पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। इट इज डिनोटेड बाय पी, इसको भी हम पी से डिनोट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट भी वॉट है, WATT, और हम शो करते हैं W से इस यूनिट को। तो फॉर्मूला क्या बना? वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, P इज इक्वल टू W अपॉन T। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था कि जितना वर्क डन होता है उतना एनर्जी कंज्यूम भी होता है, इजंट इट? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, इसके बारे में पढ़े थे। एबिलिटी टू डू वर्क, जितना वर्क होगा उतनी एनर्जी कंज्यूम होगी, और जितनी एनर्जी लगी उतने का ही वर्क होगा। तो मैं पावर के फॉर्मूले को वर्क डन की जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकता हूँ। यस, तो पावर इज इक्वल टू E अपॉन T भी हो सकता है। इसके हिसाब से अब हमारा डेफिनेशन पावर का क्या बना? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे रेट का मतलब क्या है फिजिक्स में? टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना वर्क डन हुआ कितने समय में, या कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई कितने समय में, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो इस हिसाब से हमें एक आइडिया मिल गया कि व्हाट इज पावर। अब थोड़ा सा इसको फील करते हुए समझते हैं। हम कभी कभी शॉप में जाते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, तो वहां पे बोलते हैं कि एक बल्ब दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कि कितने पावर का बल्ब चाहिए। मान लीजिए उसने बोला 60 वॉट का बल्ब, 60 वॉट का बल्ब है मेरे पास। तो एक्चुअली 60 वॉट का बल्ब है कैसे? 60 जूल वर्क कर रहा है वो, या फिर 60 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी कि हर सेकंड में वो 60 जूल्स एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इसीलिए तो 60 वॉट का बल्ब कम लाइट देगा और 100 वॉट का बल्ब ज्यादा लाइट देगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा वर्क डन कर रहा है पर सेकंड, ज्यादा लाइट इमिट कर रहा है या ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ज्यादा पावर यानी कि ज्यादा उजाला, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो वर्क डन ज्यादा कर रहे हैं हर सेकंड में। दिस इलेक्ट्रिक बल्ब consumes electrical energy at the rate of 60 joules per second, so its power is 60 watt। इस बल्ब के बारे में बताया, 60 वॉट है मतलब 60 जूल्स पर सेकेंड एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ पावर? अगर पूछा जाए क्वेश्चन पूछा भी जाता है बोर्ड में कि डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, डिफाइन द यूनिट ऑफ पावर, तो हम क्या बताएंगे? द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज 1 वॉट, सॉरी, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और हम जब उस पावर के यूनिट को बता रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करते हुए ये भी बोलते हैं कि फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू W अपॉन T, या P इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी की भी यूनिट जूल है, वर्क डन की भी यूनिट जूल है। इसका मतलब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन या 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड क्या हो जाएगा? अरे 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा? 1 वॉट होगा। देन इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 वॉट। इस तरीके से डिफाइन करना हमको आना चाहिए। जनरली इट इज आस्क्ड इन दैट वे। I hope you have understood this concept and now seen this table। ये याद करने की जरूरत नहीं है, मगर आप यहाँ से एक रिलेट कर सकते हो कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है पावर सप्लाई लाइन से, बिजली जो मिलती है हमें, उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है? 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी कि हमारी जितनी मशीनें अप्लायंसेज होती हैं घर में, वो सब 220 वोल्ट पे काम करती हैं, मगर उनका पावर अलग अलग होता है।
उनका पावर अलग अलग होता है। एक ट्यूबलाइट कम पावर की होती है 40 वॉट, और एक देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन ज्यादा भारी काम कर रहा है इसलिए उसका पावर ज्यादा होता है 3000 वॉट। तो उसके वर्क के अनुसार जैसा वो काम है उसके एनर्जी कंजम्पशन उस प्रकार का रहता है और उसके एनर्जी कंजम्पशन के अनुसार उसका पावर होता है, मगर पोटेंशियल डिफरेंस उनको सबको एक बराबर मिलता है, इसीलिए उनमें से डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट फ्लो होते हैं। ये वैल्यू ऑफ करंट को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि और क्या फॉर्मूला बन सकता है पावर का। तो चलिए फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं। हमें अभी तक क्या पता चला, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि डब्ल्यू डी अपॉन टी। डब्ल्यू डी मतलब वर्क डन है यहाँ पे। अच्छा, हम लोगों ने एक बात और देखी थी जब हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू डब्ल्यू डी अपॉन क्यू, वर्क डन अपॉन चार्ज, जहां से हमको मिल सकता है Q अगर मैं इधर ले आऊं तो मिल जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। ये वर्क डन की वैल्यू को मैं पावर के फॉर्मूले में रख देता हूँ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन की जगह रख दो V इंटू क्यू, तो हमको वैल्यू मिलेगी P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। मगर Q अपॉन टी क्या होता है, Q अपॉन टी क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो Q अपॉन टी दिख रहा है ये Q अपॉन टी होता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। याद आ रही है वाली बात, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहां से हमें इसकी जगह में आई करके आई लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, पावर का अब नया फॉर्मूला बन गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। और ये फॉर्मूले को हमें याद रखना है, इस फॉर्मूले का इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा यूज होता है पावर के लिए। क्या बोलता है ये, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो हम लोग पावर के यूनिट को अब फिर से अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। 1 वॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू 1 एम्पियर ऑफ करंट। यानी कि अगर एक 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस या किसी अप्लायंस के अक्रॉस, और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो उस अप्लायंस या उस रेजिस्टेंस जिसका भी, उसका पावर कहा जाएगा 1 वॉट के बराबर, 1 वॉट के बराबर। और हम देखिए P इज इक्वल टू V इंटू आई का ज्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम्ड को कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं है, मगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वोल्ट मीटर और एमीटर है। वोल्ट मीटर क्या कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, और एमीटर क्या कैलकुलेट करता है, करंट। तो हम वोल्ट मीटर और एमीटर से दोनों चीज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको वो अप्लायंस का पावर भी पता चल सकता है। तो इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आज कुछ न्यूमेरिकल भी करके देखेंगे, मगर इसी P इज इक्वल टू V इंटू आई को अगर हमें लिखना पड़े पावर इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, अगर हमको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम लोग ये फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि V पावर इज इक्वल टू V इंटू आई में जो V है उसको मैं I इंटू आर लिख सकता हूं। तो देखो ये V की वैल्यू को मैंने आई आर लिख दिया, आई इंटू आर लिख दिया। तो अब क्या बन गया ये फॉर्मूला, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। जब पूछा जाए कि करंट है और रेजिस्टेंस है तो पावर क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाय द वे इसको रटने की जरूरत नहीं, पहला फॉर्मूला जो है उसी से बना है, पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू V इंटू आई से ही बना है, ओम्स लॉ लगा दिए हम। अब देखते हैं आगे, अगर मान लीजिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस बस दिया हुआ है, करंट नहीं दिया हुआ, तो पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी आसानी से हो जाएगा। हम जानते हैं P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आई की वैल्यू रख देते हैं ओम्स लॉ से। आई की वैल्यू होती है आई इज इक्वल टू V अपॉन आर बनता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई इंटू आर में से आई को अकेला छोड़ दो तो V अपॉन आर हो जाएगा। इस आई की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, आई की वैल्यू को रख दीजिए V अपॉन आर, तो अब फॉर्मूला मिल जाएगा P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो अब जब हमें न्यूमेरिकल में कभी पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस बस दिया हो, करंट ना दिया हो, तो कैलकुलेट करने से अच्छा आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रख दे, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन आर। सो नाउ विल मूव टूवर्ड्स
towards the numericals. तो हमें क्या तीन फॉर्मूले मिले? P इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी मिला। ये तीनों को ध्यान में रखते हुए हम न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल थोड़ा आसान सा पूछ रहा है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन। इफ द बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट का और करंट फ्लो हो रहा है बोलता है 0.5 एम्पियर का, तो बताओ पावर कितना है उस इलेक्ट्रिक बल्ब का। गिवन में लिखते हैं V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, पावर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो पता करना है टू फाइंड में आया। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, हम अभी देखे पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। V और I की वैल्यू रखते हैं 220 इंटू 0.5 यानी कि 220 अपॉन 2, जो कि होगा 110 वॉट। द पावर ऑफ द बल्ब इज 110 वॉट। आंसर में जरूर लिखेंगे, आंसर में भी नंबर रहता है। नाउ लेट अस सी, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। एक थोड़ा सा जैसा क्वेश्चन पूछ सकता है उस प्रकार का देखते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका पावर है 100 वॉट का और पोटेंशियल डिफरेंस में काम करना है उसको 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में। अगर इसी बल्ब को 110 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया जाए, 110 वोल्ट के पावर सप्लाई में कनेक्ट कर दिया जाए, पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्ट कर दिया जाए, तो कितना पावर कंज्यूम करेगा ये? द पावर कंज्यूम्ड विल बी, कितना पावर होगा इस बल्ब का फिर? तो 100 वॉट होगा, 75 वॉट होगा, 50 वॉट होगा कि 25 वॉट होगा? सॉल्व करना आसान है। गिवन पहले देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर रहा है, पहले ले रहा है 220 फिर बाद में 110, इसलिए V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट। और जब V1 220 वोल्ट है तो पावर क्या है उस बल्ब का? 100 वॉट। फिर उसके बाद V2 पोटेंशियल डिफरेंस दूसरी बार बोलता है कि आप 110 वोल्ट का ले लो, तो उस समय क्या पावर होगा P2 पता करना है, टू फाइंड। वी नो दैट, एक बात हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक बल्ब का खुद की खासियत उसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला। आप उसको पोटेंशियल डिफरेंस कोई सा दे दो, करंट भी चेंज हो सकता है, मगर उसका रेजिस्टेंस उसकी खासियत होती है, वो चेंज नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस पता करते हैं हम यहाँ पे। V1 पता है, P1 पता है। क्या एक फॉर्मूला है जिसमें V और P हो और R हो, जिसमें से रेजिस्टेंस पता चल जाए? यस, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले कंडीशन के लिए P1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। P की वैल्यू हो गई, P1 की वैल्यू हो गई 100, V1 की वैल्यू हो गई 220 का स्क्वायर अपॉन आर। आर को इधर ले जाते हैं 100 को नीचे, तो 220 इंटू 220, एक एक जीरो कट जाएंगे यहाँ से। ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, क्यों? 100 के दो जीरो में से क्या बच रहा है? 1 बस बच रहा है। और 22 इंटू 22 बच रहा है। 22 इंटू 22 क्या बनेंगे? 484। 22 इंटू 22 484 ओम का वो रेजिस्टेंस है, 484 रेजिस्टेंस है, वैल्यू ओम का रेजिस्टेंस है। अब इसी रेजिस्टेंस में 110 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट करने वाले हैं। तो P2 की वैल्यू पता करते हैं। P2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर अपॉन R हो जाएगा। V2 का वैल्यू है 110 का स्क्वायर अपॉन 484, P2 की वैल्यू पता चलेगी। अच्छा, ये 484 को डिवाइड करना है, 484 22 इंटू 22 होता है, 22 इंटू 22 होता है। अब ऊपर में हो गया 110 इंटू 110 और 22 इंटू 22, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर 10 जा जाएगा और नीचे 2 जा 10 इंटू 10 बन जाएगा 100 अपॉन 4, जो कि हो जाएगा 25 वॉट के बराबर। यानी कि अब पावर हो जाएगा उस इलेक्ट्रिक बल्ब का 25 वॉट। तो ये हमारा डी ऑप्शन था, 25 वॉट। हाउ वाज दिस वन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब एक असाइनमेंट है यहाँ पे, इस असाइनमेंट को ट्राई टू सॉल्व इट एंड रिपोर्ट इट इन मैसेज कि एन इलेक्ट्रिक केटल, एक इलेक्ट्रिक केटल होता है जिसमें चाय या पानी गर्म करते हैं, कनेक्टेड टू 230 वोल्ट, 230 वोल्ट के मेन पावर सप्लाई लाइन से कनेक्ट किए हैं, ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, और 10 एम्पियर का करंट लेता है वो। तो बताओ कि उसका रेजिस्टेंस कितना है और उसका पावर कितना है। ट्राई टू सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। Complete the notes from the PDF. I hope you have understood. Today we have discussed about electric power and little bit about advantages and disadvantages. Advantages of parallel combination of resistance and disadvantages of series combination. This is it for today.
Keep studying. Have a nice day.